नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से संघर्ष समिति बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा और बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मुलाकात की। आपको बताते चले कि पदाधिकारियों ने नए जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के लिए आवंटित भूमि, पुराने जिला जी के परिसर से भूमि को अधिवक्ताओं के पक्ष में आवंटित करने के साथ साथ दोनों स्थानों पर अधिवक्ताओं के चैम्बरों के सरकारी निर्माण की मांग के संबंधित ज्ञापन को मुख्यमंत्री को सौंपा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के प्रति गंभीर है और शीघ्र ही ठोस कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं के साथ साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति भी गठित की जाएगी, जो कि सभी मुद्दों पर आपसी संवाद व विचार विमर्श के आधार पर समाधान की तलाश करेगी। जहां सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस को लेकर प्रदेश भर में आयोजन होने वाले हैं। बताते चलें कि वंदे मातरम के सामूहिक गायन में जुटेंगे लगभग 20 लाख छात्र। बता दें कि सामूहिक गायन पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें संविधान दिवस पर सभी शिक्षण संस्थानों में विशेष आयोजन होंगे। तो बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन सहायक जो गायन होंगे उनमें प्रतिभाग करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें कि विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा विभागों में भी बैठक की जाएगी। जिसमें कि आपको बताते चले कि आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस को लेकर प्रदेश भर में बृहद स्तर पर मनाने जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि तमाम आयोजन होंगे। जानकारी यह भी है कि इस अवसर पर लगभग 20 लाख छात्र वंदे मातरम के सामूहिक गायन में जो है वो शामिल होंगे, जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रतिभाग करने जा रहे हैं। बता दी जाने कि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम सभी राजकीय, निजी, तकनीकी, चिकित्सा, शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थानों में किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बृहद स्तर पर संविधान दिवस पर आयोजन होने जा रहे हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सामूहिक तौर पर वंदे मातरम के गायन का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वंदे मातरम के सामूहिक गायन में जुटेंगे लगभग 20 लाख छात्र, जिसमें कि आपको यह भी बताते चले कि बेहद ही बृहद स्तर पर जो वंदे मातरम के गायन कार्यक्रम है, सामूहिक गायन पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की ओर से भी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि संविधान दिवस पर सभी शिक्षण संस्थानों में विशेष आयोजन होगा, जिसमें कि प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रम होंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सामूहिक गायन में प्रतिभाग करेंगे और जिसमें लगभग 20 लाख छात्र जो है वो शामिल होंगे। बताते चलें कि 26 नवंबर को संविधान दिवस पर प्रदेश भर में आयोजन होने जा रहे हैं और जिसकी तैयारियां पूरे तरीके से चरम पर हैं। तो वहीं आपको बता दें कि वंदे मातरम के सामूहिक गायन में लगभग 20 लाख छात्रों के जुटने की संभावना को जताया जा रहा है, जहां सामूहिक गायन पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जहां संविधान दिवस पर बेहद ही बृहद जो आयोजन है वो होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 26 तारीख को यानी कि 26 नवंबर को विशाल जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा, जिसमें कि आपको बता दें कि प्रदेश भर के नेता से लेकर तमाम छात्र छात्राएं जो है वो इस आयोजन में प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कि आपको यह भी बताते चले कि लगभग 20 लाख छात्रों के जुटने की इसमें संभावना को जताया गया है। तो सामूहिक गायन पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें कि आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ राज्यपाल भी जो है शिरकत करेंगे। तो विशेष ही अहम यह
कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि आगामी 26 नवंबर को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि प्रदेश भर में सामूहिक वंदे मातरम का गायन का आयोजन जो है वो विशेष तौर पर होगा, जिसमें कि संविधान दिवस यानी कि 26 नवंबर को यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उनको भी शुरू कर दिया गया है। इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से वृहद स्तर पर कार्यक्रम होने वाला है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, उत्तराखंड में संविधान दिवस पर वंदे मातरम का गायन यहाँ पर सामूहिक रूप से किया जाएगा। पूरा उत्तराखंड में उसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सभी सरकारी जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर तो इस वंदे मातरम का गायन होगा ही होगा। इसके अलावा जो निजी संस्थान हैं, चाहे वो आपके मेडिकल कॉलेज हो या फिर दूसरे तकनीकी कॉलेज हो या फिर दूसरे जो शिक्षण संस्थान हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उन जगहों पर भी इस वंदे मातरम का सामूहिक गायन यहाँ पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग से इसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। खासतौर पर जो क्षेत्रों के जो जनप्रतिनिधि होंगे वो इस सामूहिक गान में उस दिन उस स्कूल में एक विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ पर होंगे। पहले सामूहिक गायन यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद अतिथियों की तरफ से वंदे मातरम को लेकर एक विशेष संबोधन यहाँ पर छात्रों को देने का काम यहाँ पर किया जाएगा। और जो इस सामूहिक गान की जो महत्ता है, यानी संविधान दिवस पर जो सामूहिक गान की जो महत्ता है उसको बताने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में जो अभी तक की जो रणनीति यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार की गई है, जिसको लेकर लगातार माध्यमिक शिक्षा स्तर से इन सब चीज़ों को लेकर बैठकें यहाँ पर की जा रही है। सभी जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं जनपदों के, उनको लगातार दिशा निर्देश देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। स्कूलों में बाकायदा जो सामूहिक गान का जो अभ्यास है उसको रोजाना करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। उस सामूहिक गान में 26 नवंबर को ये कह सकते हैं कि 20 लाख से ज़्यादा जो छात्र होंगे वो एक साथ सामूहिक गान करते हुए नजर आएंगे। यानी अभी तक जो विद्यालयों में जो सामूहिक गान यहाँ पर किया जाता था उसमें वंदे मातरम का शॉर्ट रूप यहाँ पर किया जाता था, यानी 1 मिनट का जो वंदे मातरम था उसको गाने का काम यहाँ पर हो पाता था। लेकिन 26 नवंबर को विशेष तौर पर पूरा जो वंदे मातरम का जो गीत है, जो राष्ट्रीय गीत है, उसको गाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यानी छात्रों में अपने इस गीत की जो परंपरा है वो यहाँ पर बनी रह सके, उस गीत को वो दिल से याद करने का काम यहाँ पर कर सके। और जब भी वंदे मातरम का गान यहाँ पर हो तो हर छात्र उस राष्ट्रीय गीत को गाता हुआ नजर यहाँ पर आए, उसके लिए अभी से ही तैयारी करने की काम यहाँ पर विभाग की तरफ से किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग के निर्देश ये कहते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से तैयारी यहाँ पर की जा रही है। स्वयं जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, उनकी तरफ से निर्देश यहाँ पर दिए जा चुके हैं और अभी तक की जो तैयारी है उस तैयारी में कहा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी सीईओ को यहाँ पर निर्देश दे दिए गए, सभी के लिए पत्र यहाँ पर जारी कर दिए गए। जो गणमान्य जो लोग होंगे, यानी अगर शिक्षण संस्थानों के आसपास कोई दूसरा निजी संस्थान भी है तो उनको भी इस सामूहिक गान में आमंत्रित करने का काम यहाँ पर उस शिक्षण संस्थान की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जो क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें विशेष तौर पर मुख्य अतिथि के लिए आमंत्रित करने का काम विद्यालयों की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। तो तैयारी पूरी यहाँ पर विभाग की तरफ से कर ली गई है। अब इंतजार इस बात का है कि जब 26 नवंबर को ये कह सकते हैं कि सामूहिक गान का समय यहाँ पर आएगा तो उत्तराखंड के जो 20 लाख जो छात्र है वो एक स्वर में इस राष्ट्रीय गीत को गाते हुए नजर आएंगे और संविधान दिवस की जो महत्ता है उसे बताते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल अभय, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, मैं दोबारा से आपका रुख करूंगी। फिलहाल रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेशवासियों को एक बड़ी राहत दी गई है, जहां 1 वर्ष तक नहीं बढ़ेगी वाहन फिटनेस की फीस। आपको बता दें कि पुराने कमर्शियल वाहनों पर राहत दी गई है, जहां नई फीस 2026 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। बताते चले कि 15 वर्षों पुराने वाहनों पर पुरानी फिटनेस फीस ही लागू रहेगी। जहां आपको यह भी बताते चले कि वाहन स्वामियों को आर्थिक बोझ से जहां बड़ी राहत मिली है, तो वहीं भविष्य में
दरें केंद्र सरकार के पुनरीक्षण के बाद ही लागू होंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी गई है, बड़ी घोषणा उनकी ओर से की गई है, जहां उत्तराखंड में वाहन फिटनेस की फीस को 1 वर्ष तक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। बता दें कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस दरें 21 नवंबर 2026 से लागू नहीं होंगी और इस अवधि में पूर्व जो है निर्धारित पुरानी फीस पर ही यह पूरे तरीके से लागू रहेगी। और इस निर्णय से राज्य के हजारों वाहन स्वामियों को आर्थिक बोझ से भी जो है राहत मिली है। तो वहीं सरकार ने पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में फिटनेस फीस दरें भारत सरकार के द्वारा किए जाने वाले आगामी पुनरीक्षण के आधार पर ही लागू की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तौर पर कहा जा सकता है कि बड़ी राहत जो है वो कमर्शियल वाहनों को यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है, क्योंकि जिस तरीके से यह फैसला जैसे ही आया था इसका विरोध भी होना प्रदेश में शुरू हो गया था। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ अभय कैंत्र जुड़े हुए हैं। तो अब एक बड़ी राहत जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेशवासियों को दी गई है। क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के जो ये कह सकते हैं कि जो वाहन स्वामी हैं उनको बड़ी राहत देने का काम यहाँ पर किया है। खास तौर पर जो कमर्शियल से जुड़े हुए जो वाहन स्वामी हैं जिनकी तरफ से लगातार केंद्र सरकार या राज्य सरकार के उस निर्णय का विरोध यहाँ पर किया जा रहा था, जिसमें जो फिटनेस संबंधी जो शुल्क था उसको बढ़ाने का निर्णय सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया गया था। और इस बात को लेकर यहाँ पर सरकार की तरफ से उस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश भी यहाँ पर दे दिए गए थे। वाहन स्वामियों की तरफ से लगातार उसमें राहत देने की मांग यहाँ पर की जा रही थी और आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनहित के इस फैसले को देखते हुए यह बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया है। वाहन स्वामियों को बड़ी राहत यहाँ पर दी है और अगले 1 साल तक ये कह सकते हैं, यानी 30 नवंबर तक जो वाहन जिनका फिटनेस शुल्क यहाँ पर जमा होना था, जिनकी फिटनेस यहाँ पर चेक होनी थी, जो अपनी 15 साल की आयु सीमा यहाँ पर पूरी कर चुके हैं वाहन, उनको बड़ी राहत देने का काम यहाँ पर क्या है। अगले 1 साल तक उन्हें किसी भी प्रकार से कोई फिटनेस शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। वो लगातार अपना वाहन यहाँ पर चला सकता है। ये जरूरी है कि जो उससे संबंधित जो परिवहन विभाग के जो दूसरे नियम है उन नियमों को फॉलो करना उस वाहन के लिए आवश्यक यहाँ पर होगा। लेकिन ये बड़ी राहत की बात यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि उत्तराखंड में जो लाइफ लाइन कही जाती है वो रोडवेज की बसें या फिर दूसरी टैक्सी मैक्सी जो यहाँ से पहाड़ों की तरफ संचालन करती है, शहरों से पहाड़ों की तरफ संचालन करती है, उनके लिए ये बड़ी राहत की खबर यहाँ पर कही जा सकती है। जब फिटनेस को लेकर वाहन स्वामी लगातार धरने आंदोलन की बात यहाँ पर कर रहे थे, तो जो पहाड़ के जो पैसेंजर थे या जो यात्री आना चाहते थे उनको लगातार परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता था। और उसी को देखते हुए, जनता की इस परेशानी को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया और ये कहा जा सकता है कि निर्णय अगले 1 साल तक प्रभावी यहाँ पर रहेगा। यानी केंद्र सरकार की तरफ से जब तक दूसरी गाइडलाइंस यहाँ पर जारी नहीं की जाती है तब तक उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से फिटनेस को लेकर कमर्शियल वाहनों को कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। जो ये कह सकते हैं कि निजी जो वाहन है उनका जो शुल्क होता है वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते समय उसी समय यहाँ पर लिया जाता है, लेकिन आयु सीमा खत्म होने के बाद अगर उन्हें गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होता तो उस दौरान उनको परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता था। जो कमर्शियल वाहन यहाँ पर होते थे उनको हर साल अपना फिटनेस शुल्क यहाँ पर जमा कराना यहाँ पर होता है, क्योंकि गाड़ियां जब चलती हैं तो उनके जो फिटनेस है वो बरकरार रहनी जरूरी होती है, इसलिए हर साल उनकी मेंटेनेंस या फिटनेस का चेकअप वहां पर होता था। तो अब ये कहा जा सकता है कि उसमें बड़ी राहत यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई है। अगले 1 साल तक किसी भी प्रकार से उन कमर्शियल वाहनों का कोई फिटनेस शुल्क यहाँ पर जमा नहीं होगा। यानी कह सकते हैं कि बड़ी राहत उत्तराखंड के लिए भी कही जा सकती है। जनता भी इस राहत से बड़ी प्रभावित यहाँ पर होंगी और खासतौर पर जो टैक्सी या दूसरे जो निजी व्यवसायिक वाहन वाले जो स्वामी हैं वो अब सरकार को इस निर्णय के लिए धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रुद्रप्रयाग जिले से है, जहां चिकित्सालय के लंबे इंतजार के बाद अत्याधुनिक जो सीसीटीवी स्कैन मशीन है उसकी स्थापना पूरे होने के बाद ही आपको बता दें कि सेवाएं औपचारिक रूप से शुरू हो गई हैं। बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शिरकत की, जहां आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी बताया कि नई सिटी स्कैन
मशीन से गंभीर रोगों के निदान में तेजी आएगी और जहां मरीजों को अब जांच के लिए दूरस्थ शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। रुद्रप्रयाग के विधायक भरत सिंह चौधरी ने इस मौके पर कहा कि सुविधा न केवल जनपद के हजारों लोगों के लिए राहत लेकर आई है, बल्कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा भी देगी। जहां चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल के मंडल निदेशक चंद्र प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संकल्प के साथ लगातार कार्य कर रही है और उनके अनुसार प्राथमिक जो स्तर है उससे उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है, जहां ताकि प्रत्येक मरीज को समय पर उपचार मिल सके। बहुत हर्ष और प्रसन्नता का विषय है कि लंबे समय से रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन की प्रतीक्षा की जा रही थी। आज वो प्रतीक्षा पूरी हुई है। सीटी स्कैन मशीन यहाँ पर लग चुकी है। मैं प्रदेश के माननीय स्वास्थ्य मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही जो ज़िले के हमारे अधिकारी हैं उनके प्रयासों की भी मैं सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रयासों से उन तमाम बाधाओं को दूर किया जो छोटी मोटी बाधाएं उसमें आ रही थी और आज विधिवत उसका संचालन यहाँ पर शुरू हो गया है। लोगों को यहाँ से सीटी स्कैन के लिए श्रीनगर और देहरादून तक जाना पड़ता था, तो अब उसकी आवश्यकता नहीं होगी। यहीं पे जो है लोग ये सुविधा हासिल कर सकेंगे। शुरू से ही जब यह विषय सचिव स्तर पर चल रहा था तो मैं सदैव इसी प्रकरण से जुड़ा रहा और उसके उपरांत मैं तुरंत अगले दिन ही आया था और यहाँ पर डॉक्टर प्रवीण सर से जो यहाँ के CMS हैं उनसे मैं मिला और यहाँ की स्थितियों के बारे में पूरी मैंने जानकारी प्राप्त करी और बहुत सारे उपायों के बारे में सोचा गया और बृहद एक कार्य परिणति अपनाई गई, जिससे कि आज ये स्थिति है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि महोदय हैं और हमारे सचिव महोदय और जो हमारे मंत्री जी महोदय हैं और हमारे जो महानिदेशालय है उनके बिल्कुल युद्ध स्तर पर प्रयास के उपरांत आज यह हमारा सीटी स्कैन आज 18 तारीख को पुनः संचालित हो गया है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि इस सीटी स्कैन का सभी सामान्यगण अपना लाभ उठाएं और इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारा रुद्रप्रयाग प्रगति कर रहा है और उससे सभी को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सीटी स्कैन मशीन जो बेसिकली होती है तो ये एक्सरे मशीन जो हमारी थी उसका एक परिष्कृत रूप है। एक्सरे में तो हम सिंपल एक एक्सरे ले लिया करते थे और ये हमारे शरीर के किसी भी अंग को उसकी कई स्लाइस करके दिखाती है अंदर की क्या बीमारी है। तो इसमें किसी भी अंग के जो भी रोग हो सकते हैं उनके बारे में जानकारी होती है। हमारा हार्ट किस पोजीशन में है, लंग की स्थिति क्या है। कई बार हमारा पर्वतीय जनपद है, यहाँ पे सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें समझ नहीं आता, हेड इंजरी के लक्षण कई बार प्रकट नहीं होते और लोगों को लगता है भाई हम इसको क्यों रेफ़र कर रहे हैं। सीटी स्कैन मशीन से हमें ये बड़ा लाभ मिलेगा कि जो सड़क दुर्घटना हुई है उसमें उस व्यक्ति के ब्रेन में तो कोई चोट नहीं लगी या उसको कोई स्पाइनल इंजरी तो नहीं हो पाई है। रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाती है उससे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। विभिन्न प्रकार के कैंसर वगैरह होते हैं, उनकी भी जांच में लाभदायक होती है। तो मैं समझता हूँ लगभग सभी बीमारियों में इसका जो लाभ है वो जनपद वासियों को मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां आपको बता दें कि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में नगर क्षेत्र में आवारा
स्वान के पशुओं की समस्या से और उसे निपटने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक के जिलाधिकारी ने प्रभावी और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिए हैं, जहां उन्होंने पशुपालन विभाग को एबीसी केंद्र में तुरंत चिकित्सक तैनात करने और नसबंदी के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदने के आदेश दिए। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल शर्मा ने नगर निकायों के साथ मिलकर श्वानों का सर्वे कर एक कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया और इसके अलावा श्वानों के लिए ऑपरेशन थिएटर और देखभाल व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए। ये जैसे हमारे जो हमारे डॉग्स हैं, स्ट्रे डॉग्स, वो कई बार बहुत ही ज़्यादा जो राहगीर होते हैं उनको भी परेशान करते हैं और इसी के संबंध में आज जो हमारे 3 मेजर नगर निकाय हैं, हमारे श्रीनगर, पौड़ी और कोटद्वार, इन तीनों के साथ और साथ में हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक की गई कि किस प्रकार से हम इनको लॉन्ग टर्म एक सोल्यूशन हो सकता है इसका स्टेरिलाइजेशन, तो उसका एक पूरा प्लान तैयार करने के लिए, उनकी सर्वे करने के लिए और उसके बाद उनका स्टेरिलाइजेशन के लिए जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोवाइड करते हुए इसको एक मिशन मोड में किया जाएगा। तो हमारा जो श्रीनगर का एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर है वो लगभग तैयार होने वाला है, तो उसी में फिर ये ऑपरेशन की फैसिलिटीज और उनके आफ्टर केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी और इसी तरह से फिर कोटद्वार में भी इस प्रकार की फैसिलिटीज, एक ऑपरेशन आदि की फैसिलिटीज डेवलप करके वहां पे भी ये कार्य शुरू किया जाएगा। तो आज इसी के लिए सभी को निर्देशित किया है और साथ में जो हमारे गौवंश हैं जो घूमते हैं उसके लिए भी कोटद्वार में स्पेशली ये एक लैंड चिन्हीकरण के संबंध में भी यहाँ पे बैठक की गई और जो हमारा पौड़ी वाला गौशाला है वो भी लगभग शुरू हो चुका है। वहाँ पे कुछ वंश जो है वो रखे भी जाने लगे हैं, तो उसके लिए भी सीबीओ को निर्देशित किया गया है कि एक बार इसको देख लें और उसको फुल फ्लेजेड उसका संचालन जो ईओ नगर पालिका है और सीबीओ वो इंश्योर करें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।